नमस्कार। आइए और आज अपने इस तीसरे लेक्चर में हम लोग एबायोटिक फैक्टर पर डिस्कशन करेंगे। हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट प्रकार के ऑर्गेनिजम्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट प्रकार के जो उनके एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो उसको गार्ड करते हैं, राइट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन एबायोटिक फैक्टर्स पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अपने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि ये कौन कौन है। टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉयल, ये जो हैं एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। आज हम अपने इस डिस्कशन में, इस लेक्चर में सबसे पहली बात करेंगे टेम्परेचर पर, राइट। टेम्परेचर पर बात करेंगे। आपको मालूम है कि हमारा जो अर्थ प्लेनेट जिस पर हम रहते हैं, इसका जो मॉडल होता है हम उसको ग्लोब कहते हैं, ठीक है। इस ऐसे ही एक ग्लोब को हम यहाँ पर दिखाए हैं डायग्राम में। बहुत एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है ग्लोब जैसा, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। आपको मालूम है कि हमारा अर्थ प्लेनेट कैसा होता है, ये गोल होता है, एक स्फीयर होता है, राइट। लेकिन ये पूरी तरह से गोल नहीं है। इसमें जहाँ पर इसका रेडियस मैक्सिमम होता है वो इसके बीच का पोर्शन होता है, और यहाँ पर रेडियस मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज इक्वेटर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पोल्स होते हैं। इनमें से एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। हमेशा ध्यान दें, धरती की त्रिज्या इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा है, तो इस मिड लाइन को जो इमेजिनरी लाइन होती है, आपको मालूम है कि धरती के सरफेस पर इमेजिनरी लाइन ड्रा की गई हैं। ये जो इमेजिनरी लाइन है, इनमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और इनके परपेंडिकुलर जो लाइनें होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अर्थात ये जो लाइन यहाँ पर दिखाई गई है हम इसे लॉन्गिट्यूड कहेंगे, और ये जो लाइन है जो है इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे अर्थ प्लेनेट का एक मॉडल है जिसको हम ग्लोब कह रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस पॉइंट को 0.0 फिक्स कर रहे हैं डिग्री, इस पॉइंट को 23.5 फिक्स कर रहे हैं, ये पॉइंट 90 डिग्री एंगल यहाँ से इस पॉइंट से बनता हुआ जो दिख रहा है आपको। अब अगर हमें देखें कि इस बीचों बीच वाली लाइन पर यहाँ पर रेडियस क्या है, इसका जो रेडियस है इट इज मैक्सिमम, द रेडियस इज मैक्सिमम हियर। यहाँ पर रेडियस मैक्सिमम है, और जिस पॉइंट पर धरती का रेडियस मैक्सिमम होता है हम उसे क्या नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज इक्वेटर। धरती का वो पॉइंट जहाँ पर रेडियस मैक्सिमम है हम उसे इक्वेटर कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर हम ये देखें कि जो इसकी ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं ये लैटिट्यूड्स हैं, और ये खड़ी खड़ी लाइनें कैसी हैं, लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। अब आपको ये जानना है कि हमारे धरती का वो पॉइंट जो कि सूरज के नज़दीक है, क्योंकि धरती पूरी तरह राउंडेड है नहीं, जहाँ पर इसका त्रिज्या इसकी ज़्यादा है, धरती का वो पॉइंट, मैक्सिमम रेडियस वाला पॉइंट सूरज के सबसे नज़दीक होगा। यहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ेगी, और सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा पड़ेगी तो ये भाग सबसे ज़्यादा गर्म होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब अगर हम इस प्रकार से देखें, अब इसको कार्टून फिर से देखना पड़ेगा, ये जैसे ये सरफेस है हमारा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इट इज़ द इक्वेटर, क्योंकि रेडियस यहाँ पर मैक्सिमम है और यहाँ क्या है, रेडियस कम है। ऐसे देखिए, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो हमारा जो ये पॉइंट है और नीचे का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों मिलकर कहाँ पर, रेडियस मैक्सिमम कहाँ है, बीच में है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये इक्वेटर, और साइड कौन होगा, पोल होंगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर पोल्स होते हैं ये दो प्रकार के हैं। कौन कौन से पोल्स हैं ये साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है। कहाँ पर स्थित हैं, दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। ये इसकी जो मिड लाइन है इट इज़ नोन एज इक्वेटर। क्या नाम देते हैं इसको, हम इस चीज़ को इक्वेटर नाम देते हैं। यहाँ पर धरती की त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, तो धरती का वो हिस्सा जहाँ पर एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आपको लिखना है द सनलाइट हैज द हीटिंग इफेक्ट आल्सो। सनलाइट हैज द हीटिंग इफेक्ट आल्सो। सूरज की रोशनी का यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है, और धरती के जिस पॉइंट पर सूरज की रोशनी ज़्यादा है वो हिस्सा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रेटर द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट
greater will be the temperature here. ध्यान दीजिए इसको, सूरज की रोशनी हमारे धरती के जिस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा पड़ेगी, अर्थात हमारी धरती का अर्थ प्लेनेट का जो हिस्सा सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर में है, ज़्यादा संपर्क में है, इस पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब आपको मालूम है कि जो हमारे पोल्स होते हैं इन दोनों पर सूरज से दूरी ज़्यादा होती है और लाइट यहाँ पर तिरछी गिरती है, ऐसे इस प्रकार से, चूँकि पोल यहाँ पर है, इक्वेटर यहाँ पर और सूरज यहाँ पर है, तो सूरज की रोशनी इतने में ही धरती पर पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए क्या होगा, यहाँ तक आने के लिए इसको तिरछा आना है और ये पॉइंट दूर भी है, तो यहाँ पर सूरज की रोशनी देर से पहुँचती है। यही कारण है कि साउथ और नॉर्थ पोल्स इन दोनों पर क्या जमा है, बर्फ़ जमा है, आइस कैप है, यहाँ पर आइस कैप है। कहाँ पर, इधर भी और इधर भी आइस कैप है। ठीक है, बेल्ट फिक्स करें, इक्वेटर पर जो भी पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर जो भी प्लेसेज होंगे इक्वेटर पर, मिड लाइन पर, ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। ठीक है, तो ये जो हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं, जो बीच में होती है, ये क्या चीज़ है, ये यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और हम इस चीज़ को, ये जो आपको यहाँ पर हम शेडेड पोर्शन दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम नाम देते हैं क्या, इतना पोर्शन, यानी कि 23.5 नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। इसको नॉर्दर्न हेमीस्फीयर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मिड लाइन है। गोले को अगर बीच से काट दिया जाए तो स्फीयर का आधा क्या होता है, हेमीस्फीयर, तो आधा हिस्सा ये कौन सी एरिया में पड़ रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ पड़ रहा है, तो इस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। कितना, 0.0 से लेकर के ये 90 तक का, यहाँ से इस लाइन से लेकर इतना हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, दिस वन इज नोन एज, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहते हैं। इट इज नोन एज नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, तो इस मिड लाइन से अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। उसका कारण, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएंगे सोलर रेडिएशन का एक्सपोजर कम होता जाएगा और जहाँ पर सूरज की रोशनी कम पहुँचेगी वहाँ का टेम्परेचर कम होगा। यही कारण है कि नॉर्थ पोल पर और इधर साउथ पोल पर, साउदर्न हेमीस्फीयर कौन है, यहाँ से अगर देखें, यहाँ से नीचे का ये जो पार्ट आपका है, हम इसे क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज साउदर्न हेमीस्फीयर। अर्थ प्लेनेट पर ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो किसी भी कंट्री, किसी शहर, किसी गांव, कस्बा, मोहल्ला, इनकी लोकेशन को हम दिखा सकते हैं कि वो कितने लैटिट्यूड पर है और कितने लॉन्गिट्यूड पर बैठा हुआ है। जैसे मान लो कि आप किसी कंट्री को इस पॉइंट पर दिखाना चाहते हैं, कोई देश ऐसा है जो कि इस पॉइंट पर ऐसे फैला हुआ है, तो इसका आधा हिस्सा किधर है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में, और इसका आधा पार्ट किधर है, साउदर्न हेमीस्फीयर में। लेकिन है टोटल कहाँ पर, ये उस एरिया में पड़ रहा है जिसका नाम क्या है, ट्रॉपिक्स। हम इसे ट्रॉपिक्स कहते हैं। ये पूरा बेल्ट जितना हमने यहाँ पर रंगा है, ये वाला कंप्लीट बेल्ट, ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं, दिस वन, हम इसको ट्रॉपिक्स कहते हैं। इसलिए क्योंकि इस पोर्शन में सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा आती है और अगर सनलाइट का एक्सपोजर यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा तो इस पोर्शन में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। इस पोर्शन में गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी, तो क्लाइमेट कैसा होगा, इट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। कैसा क्लाइमेट होगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न टू 23.5 डिग्री साउदर्न, दिस बेल्ट इज नोन एज ट्रॉपिक्स। यहां पर क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है।
यहां पर जो क्लाइमेट होता है इट इज हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट। इस एरिया में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा। ध्यान रहे कि ट्रॉपिक्स जो होते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब हम बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको समझाएंगे कि क्यों बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। एक सिंपल एग्जांपल से देखें, इस समय बारिश का समय है, गर्मी भी हो रही है, चिपचिपा मौसम है, इसी को हम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। तो ध्यान रहे कि ज़्यादातर माइक्रोब्स जो होते हैं वो इसी मीडियम में ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया, इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा, यानी कि आपका भोजन अगर सुबह दाल बना के रख दीजिए, खुले में रख दीजिए, दोपहर तक वो ख़राब हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें ग्रोथ हो गई माइक्रोब्स की, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, स्पॉइलेज शुरू हो गया। क्योंकि प्रोटीन है तो बैक्टीरिया प्रोटीन पर हमला करते हैं, क्योंकि प्रोटीन उनका पसंदीदा भोजन होता है। तो जितने भी प्रोटीन रिच कंपोनेंट्स होते हैं उनमें स्पॉइलेज जल्दी शुरू हो जाता है। जैसे मशरूम है, अब इसमें क्या है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो इसका स्पॉइलेज जल्दी होने लगेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। सर्दी के दिन में भोजन अगर आप रख दीजिए तो काफ़ी देर तक रखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। आप रेफ्रिजरेटर में जो भोजन रख देंगे वो ख़राब नहीं होगा। खुले में आप रख दीजिए, टेम्परेचर 10-12 डिग्री अगर रहता है तो ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोब ग्रो नहीं करेंगे। दैट इज़ नॉट द फेवरेबल सीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, राइट। तो आपको मालूम है कि बैक्टीरिया प्रोटीन लविंग होते हैं, तो जिस फूड कंटेंट में ज़्यादा प्रोटीन होता है उसका स्पॉइलेज ज़्यादा होता है, वहाँ पर माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत अधिक होती है। तो हम आपको डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है इस एरिया में। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है सबसे पसंदीदा क्लाइमेट होता है किसके लिए? ग्रोथ के लिए, फंजाई के लिए। आप देखेंगे इस समय बारिश में जहाँ भी नज़र डालेंगे, सड़ते हुए लकड़ी पर, सड़ते हुए भूसे पर, सड़ते हुए पुआल पर, सड़ती हुई टाट पट्टी पर, सड़ती हुई मिट्टी पर आपको क्या दिखेगा? आपको छोटे छोटे कुकुरमुत्ते उगते हुए दिखाई देंगे। ये कुकुरमुत्ते कौन है? फंजाई। ये ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि फंजाई के लिए सबसे बढ़िया क्लाइमेट कौन होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसमें मानसून पीरियड जब चलता है, आपको मालूम है कि मछली की ब्रीडिंग की सीजन होती है। इस समय मछलियाँ रिप्रोड्यूस कर रही हैं। अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, कि कुछ जिलों में मछली की हंटिंग पर रोक लगा दी गई है। क्यों? वहाँ का डीएम वातावरण से बहुत प्यार करता, मछलियों से प्यार करता, कह रहा कि इस समय ब्रीडिंग सीजन चल रही है, इसलिए मछली ना खाना चाहिए ना इनका शिकार करना चाहिए। तो मानसून पीरियड चल रहा है, नदियों में बाढ़ आई, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। घर में मक्खियों का प्रकोप बहुत तेज़ी से हो रहा है। घर के अंदर मॉस्किटोज कब होते हैं? सर्दी में। गर्मी जब पड़ती है, मॉस्किटो की सीज़न क्या होती है? यही है, जुलाई अगस्त सितंबर तक रहेंगे, अक्टूबर से फिर भागने लगते हैं। क्यों? ये फेवरेबल सीजन है इंसेक्ट की ग्रोथ की। और आपको मालूम है कि इस दुनिया का लगभग 70% पॉपुलेशन इंसेक्ट का ही है। तो ये डाइवर्सिटी बना देते हैं। इसीलिए क्या है कि ट्रॉपिक्स में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये बात समझ गए? तो ये वाला जो बेल्ट है आप देख रहे हैं कि 0 से 23.5 इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 0 to 23.5 इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दिस बेल्ट इज नोन एज ट्रॉपिक्स, राइट। यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी। As you move from tropics towards the equator towards the pole, the temperature gradually decreases। इस पॉइंट को मेंशन करना है कि जब हम चलते हैं किधर, when we move from equator towards the pole, अगर हम बात करते हैं इक्वेटर से, अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ चलें या फिर इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ चलें, इन दोनों कंडीशन में टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ग्रेजुअली। यहां पर टेम्परेचर घटेगा। अब आपको मालूम है कि चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो धीरे धीरे बदलने लगेगा। और आपको मालूम है कि जहां पर टेम्परेचर सबसे कम है, जहां आइस कैप है, नॉर्थ पोल के टिप पर, जहाँ की बर्फ़ जमी है, अंटार्कटिक रीजन जिसको टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा कहते हैं, बायोम होता है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की रिचनेस सबसे कम होती है। एंड विदाउट स्पेशल एडाप्टेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म द सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल। ऐसे ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव करेंगे जिनकी बिहेवियर में, जिनके मार्फोलॉजी में, जिनके एनाटॉमी में, जिनकी फिजियोलॉजी में कुछ खास प्रकार के ऐसे एडाप्टेशन होते हैं
जो कि इनको उस लो टेम्परेचर बेल्ट में रहने के लिए कैपेबल करते हैं, इनको फिट बनाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट में रहेंगे। हम आगे जब एडाप्टेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कौन कौन से एडाप्टेशंस हैं जो लो टेम्परेचर में रहने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को उपयोजित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स द टेम्परेचर डिक्रीजेज ग्रेजुअली एंड द बायोडाइवर्सिटी आल्सो डिक्रीजेज। इसी के कारण क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो भी क्या होती है, इस प्रकार से इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलेंगे तो टेम्परेचर घटेगा और बायोडाइवर्सिटी और ऑर्गेनिजम्स का जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाएगी, वो अपने आप में घट जाएगी। बात समझ में आ गया? अब टेम्परेचर का निश्चित रूप से इफेक्ट है किस पर? किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पर टेम्परेचर का सीधा प्रभाव है। ठीक है, अब टेम्परेचर का इतना सीधा प्रभाव क्यों है, आइए समझते हैं इस चीज़ को। आपको मालूम है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या काम करते हैं? मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। यहीं पर थे ना? हाँ, यहीं से लौटे। तो आइए और बात करते हैं मेटाबॉलिज्म पर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इसलिए होता है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है। आपको पता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या शो करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे आवश्यक काम क्या है? ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। अब आपको मालूम है कि मेटाबॉलिज्म है क्या चीज? मेटाबॉलिज्म क्या है बता चुके हैं। all the biochemical reactions, all the biochemical reactions in the body of living organism कलेक्टिवली नोन एज, क्या कहेंगे इसको? इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म जिंदा शरीर में होता है, जिंदा सेल में होता है, और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर कोई जीना चाहता है तो मेटाबॉलिज्म होगा, और बिना मेटाबॉलिज्म के सेल डेड है, बता चुके हैं इसको। अब आपको मालूम है कि मेटाबॉलिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शंस का कलेक्शन की बात कर रहे हैं कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ये सारे के सारे एंजाइम मेडिएटेड होते हैं। ऑल दी बायोकेमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं? ये एंजाइम मेडिएटेड होते हैं। ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं दीज आर एंजाइम मेडिएटेड। बायोकेमिकल रिएक्शंस को होने के लिए एंजाइम चाहिए। अब आपको मालूम है कि जो एंजाइम एक्टिविटी होती है, एंजाइम एक्टिविटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेडिएट करने के लिए एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर कौन इन्वॉल्व होता है? एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को मीडिएट करने के लिए। और एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्मली राइज कर जाए तो हम इसे फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर क्या करते हैं आपका मन नहीं लगता किसी काम में, बेचैनी महसूस होती है, सुस्त हो जाते हैं,
एक्टिविटी कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, घबराहट बढ़ जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है कि नहीं? यही सब होता है बुखार में। और बार बार आप अपनी मम्मी और पापा को कहते हैं जरा हमारा माथा चेक करो, लगता है फीवर है कि नहीं? ऐसा करके आप उनका प्यार अर्जित करना चाहते हैं कि वो आपको प्यार करें, प्यार से आपके सिर पर हाथ फैलाएं, बच्चे को आज हमारे फीवर हो गया है, तो आप बड़ा मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं कि कोई आपके इस दर्द को महसूस कर रहा है कि नहीं? ये दर्द दिया किसने? आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस काम करना बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंजाइम का डीनेचुरेशन हो रहा है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज होती है, एंजाइम्स के एक्शन की ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। वो कितनी होती है? इट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35, आप 38 कर लीजिए लगभग डिग्री सेंटीग्रेड होती है। इट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है। बिलो 25 डिग्री द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो स्लो एंड एबव 38 डिग्री द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज स्लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पीक है एक्शन की। 25 से नीचे जाने पर रिएक्शन स्लो, 38 के ऊपर जाने पर रिएक्शन स्लो। अब आपको मालूम है कि 38 के ऊपर जब हम जाएंगे तो एंजाइम कोआगुलेट कर जाएंगे, कि होते तो प्रोटीन है। एंजाइम का एक्शन स्ट्रक्चर डिपेंडेंट होता है। हम आप पढ़ा चुके हैं, आपको एंजाइम की काइनेटिक्स उसमें बताए हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से डाई सल्फाइड लिंकेज ब्रेक कर जाएगा। डाई सल्फाइड लिंकेज ब्रेक करने से टर्शियरी स्ट्रक्चर इसका डिस्टर्ब हो जाएगा एंजाइम का। टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर डिस्टर्ब हो गया तो आएगा सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर, और कोई भी एंजाइम प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की स्टेज में एंजाइमेटिक नहीं होता, उसका एक्शन नहीं होता। इसलिए हम इस कला को डीनेचुरेशन कहते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ द डाई सल्फाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एट हायर टेम्परेचर इज नोन एज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। आपको पता है, तो हाई टेम्परेचर पर एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाएगा। एट हाई टेम्परेचर द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस एंजाइम का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डाई सल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्ड ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों टूट जाते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड और डाई सल्फाइड लिंकेज होते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर में। इनके टूटने से टर्शियरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी में चेंज होगा और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी में चेंज हो जाएगा, और एंजाइमिक एक्टिविटी जो उसकी बायोकैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? इसलिए अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर हो जाता है हाई टेम्परेचर से तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो काम करना बंद करता, स्लगिश नेचर का हो जाता है, सुस्त हो जाता है। अगर आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और बाहर उमस बहुत ज़्यादा है और आपसे कोई कह दे कि जाओ भैया ये काम कराओ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भाई मौसम ठीक नहीं है बाहर का, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, आप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, सूरज की रोशनी में, धूप में ज़्यादा देर तक नहीं रहते। कि क्या है, आपका शरीर कंफर्ट जोन में जाने को मांगता है। ठीक है, आप अपने लिए 5 स्टार होटल बनवा सकते हैं, आप अपने कमरे में कूलर लगा सकते हैं, आप अपने कमरे में एयर कंडीशनर लगा सकते हैं, लेकिन क्या सांप ऐसा कर सकता है? सांप अपने लिए एसी लगवाएगा, फ्रॉग एसी लगवाएगा, कैमल एसी लगवाएगा? ये आप कर सकते हैं साहब, क्योंकि आपको भगवान ने आदमी बनाकर भेजा है। लेकिन तमाम जो आपसे अलग थोड़ा लो स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें तो ऊपर वाले का सहारा है और अपने शरीर की मैकेनिज्म का सहारा है। इसलिए ऑर्गेनिज्म में लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है। जी हाँ, हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ रहे हैं इस समय। लिमिट ऑफ टॉलरेंस, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, पहले तो हम ऑर्गेनिजम्स को इस आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर हम बांट रहे हैं। दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म की 2 कंडीशन पाई जाती है। एक, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है,
ये मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं। कौन होते हैं? मैमल्स एंड बर्ड्स। इनमें बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये वार्म ब्लड एनिमल्स कहलाते हैं। कौन होते हैं ये वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं। ये सारा मिटा देंगे, लिख लिया होगा। तो यहां पर डीनेचुरेशन एंजाइम का हो जाएगा, एक्टिविटी कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो कंफर्ट जोन में एनिमल भागने लगेगा। इसलिए टेम्परेचर जो होता है वो किसी भी एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। अब दुनिया में दो प्रकार के एनिमल हो गए। अगर हम एनिमल्स की बात करें, इनमें से एक ऐसे हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। ये कौन है? थर्मो रेगुलेटरी एनिमल्स होते हैं। थर्मो रेगुलेटरी एनिमल्स have the constant body temperature. थर्मो रेगुलेटरी एनिमल्स, इसमें कौन कौन आते हैं? इनका एग्जाम्पल है कौन कौन? मैमल्स हैं एंड बर्ड्स। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए इनमें एक घटना होती है जिसका नाम होता है एंडोथर्मी। यहीं पर इस चीज को समझ लीजिए, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एंडोथर्मी क्या चीज होती है? आप अगर 10 डिग्री टेम्परेचर में रख दिए जाएं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर वही रहेगा जो आपके शरीर का है, 37 डिग्री। वो 10 नहीं हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको मालूम है कि जो लिविंग बॉडी होती है, हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया है कि जो लिविंग हमारा बॉडी सिस्टम है ये थर्मोडायनेमिकली ओपन सिस्टम होता है। ओपन का मतलब क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का भी एक्सचेंज होता है और बॉडी वेट का भी होता है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे आपके शरीर का वजन कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सर्दी में खड़े हैं तो आपको सर्दी इसलिए लगती है क्योंकि आपकी बॉडी की हीट निकल कर बाहर जा रही है। अब जितनी हीट निकल कर बाहर जा रही है, अगर उतनी हीट आपके शरीर में नहीं पैदा हो जाएगी तो आपके शरीर का टेम्परेचर घट जाएगा। और जबकि आपके शरीर का टेम्परेचर घटता नहीं है, इसलिए क्योंकि आप थर्मो रेगुलेटरी एनिमल हैं। ये बात समझ में आ रही है? आप कौन हैं? आप थर्मो रेगुलेटरी एनिमल हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं? पता है आपको कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 होगा। अब अगर आप चले गए कहाँ? कोल्ड क्लाइमेट में चले गए तो आपके शरीर से हीट निकल कर बाहर जाएगी, लेकिन आपके शरीर का टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप थर्मो रेगुलेटरी एनिमल हैं। आपके शरीर के अंदर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उपयोग होता है मैकेनिकल वर्क करने में, बॉडी के अंदर होने वाले एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होता है एटीपी का, और इतना ही नहीं, आपके शरीर में हीट जनरेट करके आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है? एंडोथर्मी का मतलब क्या होता है? द जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी, जनरेशन ऑफ द हीट एनर्जी टू कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, नोन एज एंडोथर्मी। इस घटना को एंडोथर्मी कहते हैं। एंड द एनिमल डूइंग सो known as endothermic animal. नोट कर लीजिए इसको। जब हमारे शरीर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट खर्च होता है। यहां पर क्या लिखा है? द जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी टू कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नोन एज एंडोथर्मी एंड द एनिमल डूइंग सो इज नोन एज एंडोथर्मिक एनिमल। अब यहां पर हीट एनर्जी जनरेट कैसे होती है?
द हीट एनर्जी इज जनरेटेड heat energy is generated using एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज हो रहा है हीट जनरेट करने के लिए, बॉडी को वार्म करने के लिए। तो केवल इतना ही नहीं, आपके शरीर के अंदर जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं ये एंडोथर्मिक एनिमल होते हैं, इनकी बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज किस काम के लिए हो रहा है? हीट एनर्जी जनरेट करने के लिए और मैकेनिकल वर्क करने के लिए। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को एंडोथर्मिक एनिमल्स कहा जाता है। तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, राइट। अब अगर हम बात करें जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन है? जो दूसरी कैटेगरी है, इनमें ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख पाते। तो ये कौन होते हैं? थर्मोकन्फर्मर होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स थर्मोकन्फर्मर होते हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसा रखते हैं? कांस्टेंट। थर्मोकन्फर्मर अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, सॉरी इनकी बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, चेंजिंग एटमॉस्फेयर। जो थर्मोकन्फर्मर्स होते हैं क्या होते हैं? चेंज मतलब एडजस्ट कर लेते हैं देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। थर्मो कन्फर्मर्स और थर्मो रेगुलेटर। पहली कैटेगरी थर्मो रेगुलेटर की है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो थर्मो कन्फर्मर्स होते हैं, ये अपने शरीर के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, चेंज नहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं तो अगर कहेंगे चेंज करना तो कहेंगे कि वो स्वेच्छा से करें चाहे ना करें, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट करते हैं। ये थर्मो एडजस्टर होते हैं, थर्मो कन्फर्मर होते हैं। ठीक है, इसमें कौन होते हैं? जैसे एम्फीबिया है, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इन दोनों प्रकार की मैकेनिज्म के अतिरिक्त जैसे हम अगर देखें तो हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो कायदे से तो हमको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो फिर हमको गर्मी में परेशानी क्यों होती है? कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इफेक्ट जो होता है हमारे शरीर पर पड़ता है, उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए हमको ज़्यादा एटीपी खर्च करना पड़ता है। आप पता लगा सर्दी के दिन में आपको भूख ज़्यादा लगती है, क्यों लगती है? आपको ज़्यादा एटीपी चाहिए, ज़्यादा एटीपी के लिए आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। ज़्यादा न्यूट्रिएंट का मतलब भोजन करके ही मिलेगा, इसलिए सर्दी के दिनों में 3 टाइम खाना खाते हैं और गर्मी के दिन में 1 टाइम खा के काम चला लेते हैं। शाम को सलाद वलाद ले लेते हैं या दूध ले लेते हैं 1 गिलास, खाना नहीं खाते, कहीं साहब मन नहीं कर रहा, गर्मी बहुत है, छोड़ो यार खाना नहीं खाएंगे, थोड़ा हल्का रहने दो। और सर्दी के दिन में बात दाबे हुए हैं एकदम से, पकौड़ी बन रही है, चाय बन रही है, समोसा बन रहा है, टिकिया बन रहा है, एवरीथिंग तली भुनी चीज़ें सब, कहीं साहब खिलाओ, मौसम है सर्दी का, अभी हल्की सी बारिश हो जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, आप दौड़ करके तली भुनी चीज़ें खाने की इच्छा होगी आपकी, आपका शरीर डिमांड करता है इन सब चीज़ों को। बात समझ रहे हैं क्यों ऐसा होता है? बता सकते हैं? फिजियोलॉजी है हमारे शरीर की। क्योंकि जैसे बारिश तेज होगी वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो बॉडी से वाटर लॉस कम होगा आपका, फिर क्या करेंगे आप? पानी कम पिएंगे, लेकिन यूरिन ज़्यादा बन रही है। बरसात के दिनों में रात में पेशाब ज़्यादा होती है या दिन में भी ज़्यादा होती है अगर मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो। ठीक है, अब पेशाब अगर होगी तो कुछ मात्रा में साल्ट आपकी बॉडी से बाहर जाएंगे। आपके शरीर से जिन चीज़ों का ज़्यादा लॉस होता है आपका शरीर उसके लिए फीडबैक पॉजिटिव देता है। अब आपके यूरिन से नमक का नुकसान ज़्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे? आप साल्टी चीज़ें खाएंगे, इसलिए आप तली भुनी पकौड़ी सकौड़ी ये सब बरसात के दिनों में खाना पसंद करते हैं। क्यों ऐसा होता है? पेशाब ज़्यादा होगी, साल्ट ज़्यादा निकलेगा बॉडी से, तो साल्ट को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में साल्ट के प्रति अर्ज पैदा होगा। ये सारी तो फिजियोलॉजी में ये सारी चीज़ें फिलहाल आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ केवल इतना बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर। हाँ, अब बात कर रहे थे कि टेम्परेचर अगर अचानक से बहुत उल्टा सीधा होने लगे, पता लगा बहुत ज़्यादा हो रहा है या पता लगे बहुत कम हो रहा है,
तो फिर जो थर्मो रेगुलेटर है क्या इसको परेशानी नहीं होगी? सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को होगी साहब, क्योंकि ये कहता है कि नो कंप्रोमाइजिंग नेचर। ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं तो कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को कहो रात हम रात कहेंगे, है कि नहीं? वातावरण से कहते हैं तुम जितना चाहो टेम्परेचर उतने एडजस्ट करेंगे, तुम कहो 50 हम 50 करेंगे, है कि नहीं? हम टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं इन्वायरमेंट के अनुसार। तो गाना बहुत बढ़िया सेट होता है कि तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे। ये कौन कह रहे हैं? ये थर्मो कन्फर्मर हैं। अब हमसे कोई कहे तो अब कह देंगे माई फुट, क्यों बात करेंगे हम वही? हम थर्मो रेगुलेटर हैं, हम हर प्रकार के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। आप टेम्परेचर बढ़ाओ हम पसीना करेंगे, बॉडी का टेम्परेचर कूलिंग इफेक्ट होगा बॉडी के अंदर, स्वेटिंग होने पर कूलिंग इफेक्ट होता है। और अगर सर्दी होगी तो शरीर को गोल मटोल करके रजाई के नीचे घुस जाएंगे। आपको पता है कि सर्द रातों में आप अपने घुटने को अपनी दाढ़ी पर लगाकर गोल मटोल हो जाते हैं। यू कीप योर बॉडी, यू ट्राई टू मेक योर बॉडी राउंडेड बिकॉज द राउंडेड सरफेस हैज़ लीस्ट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होती है, मैं आप बात करूंगा आगे एडाप्टेशन पर कि आप अपने शरीर के टेम्परेचर का एडजस्टमेंट कैसे करने का प्रयास करते हैं। ये सारी बातें आपको बताएंगे। भीगी बकरी नाम सुना होगा, भीगी बिल्ली नाम सुना होगा, सुना है ना? बारिश के समय या सर्द रातों में अगर आप बकरी को देखिए जिसको कोई खुले आसमान के नीचे बांध गया है, तो वो राउंड करती है, अपनी पीठ को ऐसे उठा लेती है, ऐसे अपनी बॉडी को राउंड करने का प्रयास करती है, जस्ट टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ हीट ऑफ द बॉडी। ये काम किसका होता है? जो थर्मो रेगुलेटरी होते हैं। एक निश्चित समय तक वो सारे यत्न करते हैं, आप भी करते हैं। आप शिमला भाग जाते हैं, जिनके पास पैसा है, दिल्ली वाले कहाँ चले जाते हैं? शिमला जाते हैं, 1 महीना वहाँ 5 स्टार होटल में रहते हैं, परिवार के साथ चले गए, आऊँ माऊँ चाऊँ सब पहुँच गए, वहीं पर जाके एंजॉय कर रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो गर्मी का किसान जो गाँव में गर्मी झेल रहा है, वो शिमला जाने नसीब होता है उसके लिए? बड़े लोग घर में एसी लगा लेते हैं, गाँव के लोग लगा पाते हैं? नहीं लगा पाते। एक निश्चित फिर उनके लिए परेशानी होती है, वो बीमार पड़ते हैं, फिर दवा कराते हैं। मजदूर को आप देखे होंगे अक्सर उसको धूप लग जाती है, हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं। तो हम भी क्या करते हैं कि एक निश्चित टेम्परेचर की रेंज को टॉलरेट करने की हमारी लिमिट होती है, बर्दाश्त की हद जिसको कहते हैं। भैया बर्दाश्त की एक हद है, उससे ज़्यादा मत छेड़ो, नहीं तो मैं ब्लास्ट कर जाऊँगा। यही यहाँ पर होता है कि हम एक निश्चित समय तक टेम्परेचर का रेगुलेशन करते करते जब हार जाते हैं तो कोई ना कोई सिस्टम डेवलप करते हैं। वो क्या होता है कि थोड़ी देर गर्मी बढ़ेगी तो पसीना होगा, धीरे से हम जाके एसी में घुस जाएंगे या शिमला चले जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। तो यही चीज़ बाकी ऑर्गेनिज्म में होता है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि बर्दाश्त की हद कितनी होती है किस एनिमल में। इसी को इंग्लिश में बायोलॉजिकल टर्म में हम बोलेंगे द लिमिट ऑफ टॉलरेंस। ये लिमिट ऑफ टॉलरेंस है कि हम किसी भी चीज़ को किस हद तक बर्दाश्त करेंगे, टॉलरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस आधार पर हैं। पहला क्लासिफिकेशन हमने आपको किया थर्मो रेगुलेटर और थर्मो कन्फर्मर। अब बात कर रहे हैं किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट ऑफ टॉलरेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। इसकी अगर बात करें तो दुनिया में 2 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। On the basis of the limit of tolerance ये 2 प्रकार के यूरीथर्मल हैं और स्टीनोथर्मल है। ये जो यूरीथर्मल होते हैं दीज हैव द वाइड लिमिट ऑफ टॉलरेंस। वाइड लिमिट ऑफ टॉलरेंस।
यानी कि टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा बदलाव होगा तब भी ये अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएंगे, जिंदा रह लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उठापटक होती है तब भी ये सर्वाइव कर ले जाते हैं, जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये कौन कहलाते हैं? इनको हम बोलते हैं यूरीथर्मल एनिमल्स। अब ये जो स्टेनोथर्मल एनिमल्स होते हैं ये नैरो रेंज वाले होते हैं, नैरो लिमिट ऑफ टॉलरेंस। इनमें क्या होता है कि टेम्परेचर की एक नैरो रेंज इनकी होती है, टेम्परेचर में ज़्यादा बड़े परिवर्तन को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या नाम देते हैं? इनको हम नैरो लिमिट ऑफ टॉलरेंस वाले को स्टीनोथर्मल कहते हैं। अब आपको मालूम है कि जो ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में रहता है और वहाँ पर टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन इतना हो गया कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो वो उस एरिया को छोड़कर कहीं और चला जाएगा, या फिर वो अपनी एक्टिविटी को स्लो कर लेगा, खाना पीना बंद कर देगा, कुछ भी करेगा। ये हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को प्रभावित करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है ये केवल लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल ही नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि हम ग्लोब पर अगर एक ही लैटिट्यूड पर चलते हैं, लैटिट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस पर ध्यान रखिए। अगर आप लैटिट्यूड चेंज नहीं कर रहे हैं तो टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर आप इक्वेटर पर साउथ से जो है ईस्ट जाना, सॉरी ईस्ट से वेस्ट जाना चाहेंगे, वेस्ट से ईस्ट, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। कुछ लोकल इफेक्ट को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल टेम्परेचर लगभग वही रहेगा। अगर यहाँ से आप कलकत्ता जाइए तो टेम्परेचर में फ्लैक्चुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप इधर से कश्मीर जाइए तो टेम्परेचर में परिवर्तन मिलेगा देखने को। इसी प्रकार से एल्टीट्यूडनल वेरिएशन टेम्परेचर का होता है। तो टेम्परेचर का कौन कौन सा वेरिएशन होता है? लैटिट्यूडनल वेरिएशन, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन, एल्टीट्यूडनल वेरिएशन। अब अगर हम किसी लेक को देखते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि सूरज की रोशनी अधिकतम 500 मीटर तक जाती है बस। ये इधर वाला लिख लिया होगा आपने, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। ये जो है ये सी है, समुद्र है, ये जो है हिल है, और ये लैंड सरफेस है। अब यहां से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यहां पर अगर आकर आप देखेंगे, कहां पर? इस पूरे यहां पर, जैसे आप एवरेस्ट की बात कर लीजिए। अब एवरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो आइस कैप है, यहां पर क्या है? बर्फ जमी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की हम बात करते हैं, तो ये कौन सा वेरिएशन है? ऊंचाई का हो रहा है, तो ये कौन सा वेरिएशन होगा? क्या बोलेंगे इसको? एल्टीट्यूडनल। और हमने पिछले लेक्चर में ये बताया था कि यहाँ पर टॉप पर टेम्परेचर कम होने से यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट होता है? कोनिफेरस बायोम बनेगा यहाँ पर। और ये शंक्वाकार वृक्ष, यहाँ पर देवदार जैसे पेड़ उगते हैं, उनकी कैनोपी कोनिकल होती ताकि बर्फ सरक कर नीचे गिर जाए। पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि यहाँ पर कौन होगा? ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल होता है, टेम्परेट होता है, फिर उसके बाद कौन होता है? फिर कोनिफेरस फॉरेस्ट बनता है, राइट। अब इसी तरीके से अगर आप समुद्र में नीचे जाते हैं, अगर आप समुद्र में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर भी टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे एक तालाब है, अगर यहाँ पर आप जाते हैं, ये कौन है? ये लेक है,
मान लो कोई झील है, यहां पर टेम्परेचर के आधार पर 3 प्रकार का जोन बनता है। इसको क्या बोलते हैं? एपी लिम्नियन, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोलिम्नियन, और इसे क्या बोलते हैं? ये मिडिल है। अब आप देखिए सूरज की जो रोशनी है, अब सूरज की जो रोशनी है उसका पेनिट्रेशन, अब आप देखेंगे यहां पर, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां। अब आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर हाई रहेगा, यहां पर टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा, और यहां पर टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो रहेगा। इस प्रकार से किसी लेक में अगर हम बात करें तो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इसी को कहते हैं। इट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। लेक में जहां पर टेम्परेचर के आधार पर जोनेशन होता है, तो इसकी जो अपर लेयर होती तो सूरज की रोशनी यहाँ ज़्यादा मिल रही है तो यहाँ गर्म पानी होगा, इसके नीचे औसत दर्जे का, और नीचे एकदम ठंडा पानी होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से जब आप समुद्र की गहराई में जाते हैं, आपको मालूम है कि सोलर लाइट का पेनिट्रेशन कहाँ तक होता है? सोलर लाइट पेनिट्रेट्स ओनली अप टू 500 मीटर की जो डेप्थ होती है वहां तक सूरज की रोशनी होती है। तो अगर हम यहां पर बात करें कितने समय, कितनी गहराई तक, 500 मीटर, तो यहां तक तो सोलर लाइट का इफेक्ट है, यहां तक लाइट पेनिट्रेट करेगा। कहां तक पेनिट्रेट करेगा? केवल यहां तक। तो यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? लोवेस्ट रहेगा। तो इस प्रकार से ये एल्टीट्यूडनल और डेप्थ में होने वाला वेरिएशन होता है टेम्परेचर का। तो निश्चित रूप से समुद्र में भी कुछ मछलियां कहां पर होती हैं? अपर जोन में होती हैं, कुछ कहां पर होती हैं? पिलैजिक उनको कहते हैं, बिल्कुल बीच में होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो डेप्थ में पाई जाती हैं। तो ऐसी मछलियां जो कि बिल्कुल डेप्थ में होती, जहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, उनका सर्वाइवल कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पर बात हम करेंगे। किसमें? एडाप्टेशन वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि धरती के सरफेस पर अगर चलते हैं तो 2 चीज़ों का वेरिएशन होता है, एक लैटीट्यूड का, दूसरा लॉन्गिट्यूड का, जो टेम्परेचर में परिवर्तन करेगा और जीवों के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। दूसरा, अगर हम पहाड़ पर चलते हैं तो ये वेरिएशन देखने को, इसको एल्टीट्यूडनल वेरिएशन कहते हैं। समुद्र की गहराई में जाएंगे तो ये डेप्थ का वेरिएशन होता है। तो टेम्परेचर का जोनेशन किस प्रकार है, इसी को थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक, इसी को बोला जाएगा। इट इज द थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से टेम्परेचर का बहुत ही इलस्ट्रेटेड स्कोप है जो हमने आपको डिस्कस किया है, ये सारी बातें। इसके बाद अगला जो फैक्टर है हम डिस्कस करने चल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज वाटर। पानी का इफेक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसका इफेक्ट पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है, इस पर चर्चा अपने हम अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप ऑनलाइन लेक्चर नहीं देख रहे हैं। पता चल जाता है कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, पढ़िए, बहुत कम समय रह गया एग्ज़ाम को। ठीक है, ओके, टेक केयर।